आज हम एक न्यू मेन्युआ की शुरुआत करने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें एक बेहद हैंडसम बॉय एमसी दिखाया जाता है। वह अपनी कार से बाहर निकलता है और इधर उधर नजर डालता है। उसे देखकर आसपास खड़ी लड़कियां फलट करने लगती हैं, लेकिन एमसी उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सीधा आगे बढ़ जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है। दरअसल एमसी यहाँ उसे प्रपोज करने आया था। एमसी का एक ही शौक था, ब्यूटीफुल गर्ल्स को इम्प्रेस करना। एमसी घुटनों के बल बैठकर उस लड़की को फूलों का गुलदस्ता देता है। लड़की फूल देखकर शर्माती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। थोड़ी झिझक के बाद वह एमसी का प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। इसके बाद एमसी उस लड़की को अपनी कार की ओर ले जाता है। तभी अचानक वहां एक और लड़का आता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, इस लड़की ने मेरे जैसे हैंडसम लड़के को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम हो। उसकी तरफ देखकर हमारा एमसी मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं हैंडसम हूँ? नहीं, मैं पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, लंबा हूँ, स्मार्ट और हैंडसम भी हूँ। लेकिन तुम तो बस एक बदमाश हो जिसे सिर्फ धोखा देना आता है। तुम लड़कियों को परेशान करते हो और खुद को हैंडसम कहते हो। क्या हैंडसम लोगों की यही क्वालिटी होती है? इतना कहने के बाद एमसी उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता है, मैंने सुना है कि तुम सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बल्कि नशेबाज भी हो। एमसी आगे झुककर धीरे से कहता है, तुम नशा भी करते हो और अपनी रातें बिताने के लिए पैसों का इस्तेमाल भी करते हो। इतना ही नहीं, मैंने तो यह भी सुना है कि तुम्हारी एक किडनी खराब हो रही है। अगली बार अगर तुम इस लड़की के पास भी नजर आए तो मैं तुम्हारी हालत और भी बिगाड़ दूंगा और तुम इस हालत में मुझे पीटर की तरह बिहेव करने की बात कर रहे हो। जाओ बच्चे, घर जाकर दूध पियो। इतना कहते ही एमसी अचानक उस लड़के को एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच इतना ताकतवर होता है कि वह लड़का तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद एमसी उस लड़की के साथ वहां से चला जाता है। रास्ते में एमसी उस लड़की से कहता है, बहन, अब आपका गुस्सा शांत हुआ। मुझे नहीं लगता कि वह लड़का दोबारा आपको परेशान करेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि एमसी असल में इस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं था। वह बस पैसे लेकर फेक बॉयफ्रेंड बनकर आया था। दरअसल एमसी दूसरों की मदद करता है और इसके बदले उन्हें प्रोटेक्ट करता है। यहाँ ये भी सामने आता है कि एमसी का नाम मास्टर जुएन असली नहीं है, इसलिए आज से हम उसे सिर्फ एमसी कहकर बुलाएंगे। उस लड़की के साथ चलते हुए वह मुस्कुराकर कहती है, बहुत मजा आया एमसी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? मेरी बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था और तुम तो मुझसे चिपक ही रही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब रात का माहौल दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एमसी को उस लड़की की मदद करने के बदले कुछ पैसे मिले थे। एमसी सोचता है, आज इन पैसों से अच्छा खाना खाऊंगा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं होता। एमसी ने जो भी पैसे कमाए थे वो सब उसने किराया चुकाने में खर्च कर दी। कार, घड़ी, कोट और बाकी सब चीजें जो उसने उस दिन किराए पर ली थी। इसके बाद उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते। यहीं से हमें पता चलता है कि एमसी असल में कोई अमीर इंसान नहीं है। वह बस दूसरों की मदद करता है और उसी के बदले मिलने वाले पैसों से अपना घर खर्च चलाता है। इसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि अचानक एमसी के सामने कई गाड़ियां आकर रुकती हैं। उन गाड़ियों से बहुत सारे आदमी निकलते हैं और उनके साथ वही लड़का भी आता है जिसे सुबह एमसी ने पीटा था। अब उसकी हालत बेहद खराब है। वह व्हील चेयर पर बैठा है, चेहरे पर पट्टियां बंधी हैं और शरीर कांप रहा है। व्हील चेयर पर बैठे लड़के के इशारे पर उसके आदमी एमसी को पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से हरे बालों वाला लड़का कहता है, भाई इसे छोड़ना मत। फिर अचानक पीले बालों वाला लड़का आगे आता है और एमसी के पेट में एक जोरदार पंच मारता है। पंच इतना ताकतवर होता है कि एमसी सीधे जमीन पर गिर जाता है। पीले बालों वाला लड़का ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ एक स्पेशल गेम खेलने आया हूँ और इसके लिए मैं अपने साथ कुछ खिलाड़ी भी लाया हूँ। वह आगे बताता है, कुल 8 खिलाड़ी होंगे। इसके बाद हमें वे खिलाड़ी दिखाए जाते हैं। उन्हें देखकर व्हील चेयर पर बैठा हुआ लड़का हंसते हुए कहता है, यही हैं तुम्हारे ओपोनेंट्स। लेकिन जैसे ही बाकी 3 लोग उन खिलाड़ियों को देखते हैं वे डर के मारे उल्टी करने लगते हैं। एमसी हैरान होकर पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? पीले बालों वाला लड़का मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे पता है कि इन्हें देखकर तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने इसका भी इंतजाम कर रखा है। और तभी हम देखते हैं कि एमसी को जबरदस्ती बहुत सारी गोलियां खिला दी जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी खिलाड़ी एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक एमसी के शरीर से खून निकलने लगता है। एमसी सोचता है, इतनी गोलियों की वजह से मेरा शरीर तो अब फटने ही वाला है। तभी अचानक एमसी के सामने एक रहस्यमयी स्क्रीन नजर आती है। उस स्क्रीन पर लिखा होता है, आप 10 सेकंड के बाद विस्फोट हो जाओगे। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एमसी हैरान रह जाता है। वह सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये स्क्रीन सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है, बाकी किसी को क्यों नहीं? काउंटडाउन तेजी से घटता जा रहा होता है। तभी उस स्क्रीन पर STOP का एक बटन दिखाई देता है। एमसी तुरंत उसे दबा देता है। अचानक वह स्क्रीन एक मशीन जैसी आवाज में पूछती है,
अगर तुम्हें एक और मौका दिया जाए तो तुम्हें किस आधार पर यह मौका मिलना चाहिए? एमसी बिना सोचे जवाब देता है, यहाँ की सारी लड़कियां वो कहती हैं कि मैं इस जगह का सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का हूँ। इतना सुनते ही स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है। टाइम ट्रैवल शुरू किया जा रहा है और फिर हम देखते हैं कि तेज रोशनी फैल जाती है। उस रोशनी में एमसी का पूरा शरीर गायब हो जाता है और उसे किसी दूसरे ग्रह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। अगला सीन, हमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है। वह एमसी के पास आती है और उसके शरीर को देखकर दुख भरे स्वर में कहती है, काश तुम जिंदा होते। धीरे धीरे एमसी की आंखें खुलती हैं। वह अपने चारों ओर अजीब सी जगह देखकर हैरान हो जाता है। एमसी सोचता है, ये लड़की कौन है? ये मेरे ऊपर क्यों झुकी हुई और मैं आखिर आ कहाँ गया हूँ? क्या ये सच में कोई दूसरा ग्रह है? एमसी का स्वागत जिस अंदाज में किया जाता है, वह मन ही मन सोचता है, वाह, ऐसा ही स्वागत तो मुझे पसंद है। एमसी उस लड़की को ध्यान से देखते हुए सोचता है, ये लड़की धरती की लड़कियों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। एमसी उस खूबसूरत लड़की से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं अभी कहाँ हूँ? मुझे लग रहा है कि मेरी याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिर एमसी उसी लड़की से हल्का सा फ्लर्ट करते हुए कहता है, वैसे जो हम पहले कर रहे थे, क्या उसे फिर से कर सकते हैं? शायद इससे मेरी याददाश्त वापस आ जाए। वह लड़की एमसी को तुरंत चुप रहने के लिए कहती है। एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम मुझे नीचे धकेल रही हो, शरारती लड़की। फिर एमसी थोड़ा और बढ़कर कहता है, बेबी मुझे थोड़ा सा मीठा खिला दो। अचानक वह लड़की एमसी को एक जोरदार पंच मार देती है। एमसी दर्द से तड़पते हुए कहता है, अरे मैंने तो ये वाला मीठा नहीं मांगा था। और एमसी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगते हैं। वह बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद एमसी को होश आता है। वह दो लड़कियों की बातचीत सुनता है। उनमें से एक लड़की पूछती है, कप्तान ये तुम्हें कहाँ मिला? लाल कपड़ों वाली लड़की जवाब देती है, मैंने आसमान से एक रोशनी गिरते हुए देखी थी। जब मैं यहाँ आकर चेक करने लगी तो ये लड़का बिना कपड़ों के पड़ा हुआ मिला। फिर वह लड़की आगे कहती है, मैंने इसकी एनर्जी लेने के बाद भी देखा, ये अभी तक जिंदा है। एमसी मन ही मन सोचता है, ये दोनों लड़कियां तो मुझे मार ही डालेंगी। वह वहां से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करने लगता है। अचानक एमसी के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसकी मौत की चेतावनी लिखी होती है। एमसी घबराकर सोचता है, क्या मेरी मौत होने वाली है? क्या ये दोनों सच में मुझे मार देंगे? वह वहीं गिर जाता है और उसके दिमाग में यही ख्याल चलता है, क्या ये सचमुच मेरी आखिरी सांस है? एमसी सोच ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। एमसी उसे देखकर कहता है, क्या आप मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई हैं? लेकिन तभी वह लड़की अचानक एमसी को एक जोरदार किक मारती है। एमसी हवा में उछलता हुआ सीधा पानी में जा गिरता है। एमसी तैरकर बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है वह देखता है कि ढेर सारी लड़कियां उसे घेर चुकी हैं। एमसी घबराकर बोलता है, ये क्या लड़कियां हैं या राक्षसी, और मेरे पीछे पड़ी क्यों हैं? इसी दौरान वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है। वह उन लड़कियों से कड़क आवाज में कहती है, तुम सब जहाज से उतरकर यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी उनमें से एक लड़की जवाब देती है, कप्तान हमने इसे यहाँ इधर उधर भटकते हुए देखा। हमें लगा कि ये कोई मुसीबत खड़ी करेगा, इसलिए हम इसे रोकने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी कप्तान गुस्से में कहती है, हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं पहले वह काम पूरा करो। इस लड़के को मैं खुद संभाल लूंगी। इतना सुनते ही बाकी सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। जैसे ही वे जाती हैं, तान तुरंत एमसी के गले पर तलवार रख देती है और कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? जल्दी सच बताओ वरना यही मार डालूंगी। एमसी घबराकर कुछ बोलता है, लेकिन उसकी बात सुनकर वह कप्तान और भी गुस्से में आ जाती है। वह एमसी को मारने के लिए तलवार उठाती है। तभी अचानक लाल कपड़ों वाली लड़की एमसी को बचाने के लिए जादू करती है। उसके जादू से कप्तान के हाथ से तलवार छूटकर सीधी जाकर एमसी की टांगों के बीच गिरती है। दोनों के पास आती है और अपने पार्टनर से कहती है, यह लड़का बहुत ही खास है। हमने इसकी एनर्जी लेने के बाद भी यह अभी तक जिंदा है। यह हमारे लिए आगे भी काम आ सकता है। तो ऐसा करो, इसे हमारे साथ मिशन पर ले चलते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एमसी को जहाज के गेस्ट रूम में भेज दिया गया, जहां वह आराम करने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जहाज के चारों तरफ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं। फिर गेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी अकेला बैठा हुआ सोच रहा होता है, मुझे इस दुनिया में आए हुए काफी टाइम हो गया है और मैंने इसके बारे में काफी कुछ जान लिया है। यहाँ निश्चित रूप से महिलाओं का ही शासन है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी के सामने इस जगह का एक मैप ओपन होता है। उस मैप से हमें पता चलता है कि यह एक जंगली द्वीप है। इस द्वीप के लगभग हर हिस्से पर मॉन्स्टर्स का ही शासन है। इंसानों ने केवल एक छोटे से कोने पर अपना कब्जा किया हुआ है कि इस दुनिया की जो महिलाएं इन मॉन्स्टर्स से लड़ती हैं उन्हें कल्टीवेटर्स कहा जाता है। एमसी ये भी समझता है कि इस दुनिया में पुरुषों की हालत बेहद खराब है। यहाँ पुरुषों को सिर्फ गुलामी के कामों और संतान पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है उन्हें गुलामों की तरह पीछे धकेल दिया जाता है। एमसी सोचता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा ताकतवर हैं और उन्होंने अपने दम पर
इस जगह पर राज किया है। एमसी सोचते हुए रोने लगता है। उस टाइम ट्रैवल वाली मशीन ने मुझे एक नारीवादी वर्ल्ड में फेंक दिया है, जहाँ पर सिर्फ महिलाओं का शासन है और पुरुषों की हालत तो बिल्कुल गुलामों जैसी है। मुझे किसी भी तरह वापस अपनी दुनिया में लौटना होगा। तभी अचानक एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है। विंडो बताती है, आपने इस दुनिया में 72 घंटे बिता दिए हैं, इसलिए आपको एक फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट का नाम सुनते ही एमसी बहुत खुश हो जाता है। वह हंसकर कहता है, बेबी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि गिफ्ट भी मिलेगा? जल्दी से मेरा गिफ्ट दो। फिर सिस्टम विंडो पर लिखा आता है, अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो येस पर क्लिक करें। जैसे ही एमसी येस पर क्लिक करता है, उसके सामने ढेर सारे हथियारों और बंदूकों के ऑप्शन आ जाते हैं। एमसी उनमें से अपनी पसंद की बंदूकें चुनता है और हाथ में ले लेता है। फिर स्क्रीन पर मैसेज आता है, अगर आपको इन बंदूकों की गोलियां चाहिए तो आपको उन्हें अलग से खरीदना होगा। एमसी मजबूरी में कुछ गोलियां खरीद लेता है और बंदूक को लोड कर देता है। इसके बाद हमें एक भव्य सिटी का सीन दिखाया जाता है। जहाज आकर रुकता है। जैसे ही जहाज से मारिया बाहर निकलती है, उसके सामने खड़ी सेना की छोटी टुकड़ी तुरंत उसके आगे झुक जाती है। ये सब एमसी दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर जब एमसी शहर में प्रवेश करता है तो देखता है कि यहाँ पर बेहद ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। उन्हें देखकर एमसी सोचता है, वाह, लगता है इस शहर में बहुत ही पावरफुल लोग रहते हैं। रास्ते से गुजरते हुए कुछ लड़कियां एमसी को देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। तभी एक लाल कपड़ों वाली लड़की एमसी की तरफ देखकर कहती है, वो तो बहुत ही हंसमुख दिखता है। लड़की की टिप्पणी सुनकर एमसी पर ठहाका लगता है। वह सोचता है कि उसकी शक्ल देखकर लगता ही नहीं कि उसे चौकीदारी या किसी औपचारिक काम के लिए लाया गया है। सीन शिफ्ट होता है। अब आगे एक भव्य पालकी गुजर रही होती है, जिसमें एक लड़की शेर के साथ बैठी दिखती है। यह दृश्य देखकर एमसी हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजरों के सामने एक दूसरी लड़की गुलामों को बेरहमी से पीट रही होती है। गुलामों में से एक लड़का चिल्लाकर कहता है, अगर आप इसे और पीटना बंद नहीं करेंगी तो वह सचमुच मर जाएगा। पर वह लड़की नहीं रुकती। अतः वह लड़का जिद करके फिर कहता है, महान, अगर आप इसे नहीं छोड़ोगी तो यह मर जाएगा। ये सुनकर पालकी में बैठी हुई लड़की को यह बात रास नहीं आती। वह अपने पालतू शेर को आज्ञा देती है और शेर उस लड़के पर उतर पड़ता है। एमसी दूर से ये सब देखकर तब तक कांपता रहता है। ऐसे में पालकी में बैठी हुई युवती, जिसकी पहचान जिया के रूप में कराई जाती है, ठंडी आवाज में कहती है, इस दुनिया में लड़कों को बोलने की कोई हैसियत नहीं है। इतनी जोर से बोलने का हक किसी को भी नहीं है। इस गलती की सजा सिर्फ मौत हो सकती है। और फिर हम देखते हैं कि शेर उस गुलाम को नोच नोच कर खा जाता है। बाकी गुलाम चौंके हुए यह दृश्य देख रहे होते हैं। एमसी अंदर ही अंदर सोचता है, यहाँ की महिलाएं कितनी खतरनाक हैं। थोड़ी सी बात पर भी किसी की जान चली जाती है। मैं किस जगह फंस आया हूँ, हे भगवान। एमसी आगे बढ़ता है और एक कॉलोनी में प्रवेश करता है। वहाँ वह सोचता है कि शायद यही वही कॉलोनी है जिसकी जानकारी उसे पहले मिली थी। एक जगह जहाँ महिलाओं का कड़ा शासन है और पुरुषों की स्थिति बेहद दयनीय है। एमसी सोचते सोचते अचानक अपने साथ चल रही लड़की से पूछता है, ये कौन सा विभाग है जहाँ पर तुम मुझे लेकर आई हो? लड़की हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, ये वही जगह है जहाँ हम सभी आदमियों को रखते हैं। तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो कि यहाँ तक आए हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ 100 साल से भी अधिक जी सकते हो। एमसी शरारती मुस्कान के साथ कहता है, ओह, तो ये वही जगह है जहाँ तुम लोग आदमियों के साथ मौज मस्ती करती हो? लड़की उसकी बात पर मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में बोलती है, अगर तुम वाकई और ज्यादा पावरफुल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्राइवेट पार्ट को अपने शरीर से अलग करना पड़ेगा, तभी तुम्हें आदमी की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? ये सुनकर एमसी सकपका जाता है और हंसते हुए अजीब सा चेहरा बना लेता है। फिर तुरंत पूछ बैठता है, अच्छा, वैसे फर्नेस कैंडिडेट्स बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है? लड़की उसकी बात पर थोड़ी हैरान होती है और कहती है, हर साल बहुत सारे लोग इस ट्रायल के लिए इस हॉल में भेजे जाते हैं। वे इस पूरे महाद्वीप की अलग अलग जगहों से आते हैं। तुमने अभी बाहर जिन लोगों को देखा था वे सब युद्ध के कैदी हैं। सच कहूं तो तुम वाकई बहुत लकी हो। ज्यादातर लोग तो हमारे सेक्ट में शामिल होने लायक भी नहीं होते, लेकिन तुम्हें यह मौका मिला है और यह बहुत बड़ी बात है। इतना कहकर लड़की गंभीर होकर आगे जोड़ती है, अब तुम यहीं रहो और ज्यादा ताक-झांक मत करना। मैं अभी हमारी लीडर के पास जाती हूँ और उन्हें यह सूचना देती हूँ कि तुम यहाँ पहुंच चुके हो। जैसे ही वह लड़की वहां से चली जाती है, एमसी मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, अगर यहाँ की ये व्यवस्था न होती तो शायद मुझे सच में अपना नूनू काटकर यहीं रहना पड़ता। मेरा क्या हाल होता उस वक्त। एमसी अभी इन सब ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि अचानक बहुत सारे पैरों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह चौंककर उसी दिशा में देखने लगता है। जैसे ही वह उधर नजर डालता है तो पाता है कि यह वही लोग हैं जिन्हें उसने बाहर देखा था। एमसी मन ही मन सोचता है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, आखिर किस मकसद से आए हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उन सब के आगे जो लड़की चल रही थी वह और कोई नहीं बल्कि जिया है।
जिया अपने साथ चल रही लड़कियों से कहती है, इस बार मैं 8 गुलाम लेकर आई हूँ। इन्हीं में से कुछ को मैं योगदान यानी क्रेडिट्स के बदले एक्सचेंज करने वाली हूँ। जिया की बात सुनकर पीछे चल रही एक लड़की बोलती है, बिग सिस्टर, आप सचमुच बहुत लकी हो कि आपको इतने क्रेडिट्स मिले हैं। मेरा तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10 है, मैं इससे कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे ही जिया आगे बढ़कर निकलने लगती है, उसकी नजर अचानक एमसी पर पड़ती है और वहीं ठहर जाती है। जिया सीधा एमसी के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, ओह हैंडसम बॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों खड़े हो? इतने में जिया के साथ खड़ी एक और लड़की उत्सुकता से बोल उठती है, बड़ा बहन, मैं इसे चाहती हूँ, प्लीज मुझे इसे दे दो, ये कितना प्यारा है। सभी लड़कियों की बातें सुनकर एमसी अजीब सा मुंह बनाता है और मन ही मन सोचने लगता है, माना कि यह दुनिया पूरी तरह लड़कियों की है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी भी लड़की के साथ गपागप कर लूं। अगर करना है तो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की के साथ ही करूंगा, न कि उनके साथ जो मुझे सिर्फ एक खिलौने की तरह यूज करना चाहती है। जैसे ही एमसी यह सब सोच रहा था, उसी वक्त एक लड़की उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एमसी तुरंत उसका हाथ झटकते हुए कहता है, सुनिए मैडम, आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। एमसी की यह बात सुनकर उन तीनों लड़कियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई कुतिया बार बार कुत्ते के पीछे भाग रही हो और कुत्ता उसे झटक रहा हो। इस एहसास से उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसी बीच अचानक उन गुलामों में से एक गुलाम नीचे गिर जाता है। उसके पास खड़ा दूसरा गुलाम घबराकर चिल्लाता है, भाई तुम्हें क्या हुआ? उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो? उस गुलाम की आवाज सुनते ही जिया गुस्से से तमतमा उठती है। वह अपना चाबुक घुमाकर उस गुलाम पर बरसाती है और गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ? बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? चाबुक की मार से उस गुलाम के मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब देखकर एमसी का खून खौल उठता है, लेकिन मजबूरी में वह चुपचाप खड़ा रहता है। जिया धीरे धीरे एक कदम बढ़ाते हुए एमसी के पास आती है। वह उसके होंठों को पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़के के साथ तो मजा ही कुछ और है। तुम्हारी त्वचा देखो कितनी नर्म है, वाह, तुम्हारे ऊपर तो मेरा दिल आ गया। जिया की बातें सुनकर एमसी तुरंत उसका हाथ झटक देता है और सख्त लहजे में कहता है, ए लड़की, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाऊंगा? ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ ऐसा कर जाऊंगा? अगर तुम अपनी सारी दौलत बेचकर भी मेरे पास आओगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ गपशप नहीं करूंगा। एमसी की बात सुनकर रिया का चेहरा लाल हो आया। गुस्सा उसके आंखों में झलकने लगा। वह चीखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की? तुम मेरे सामने सिर्फ एक चींटी हो, जैसे मैं जैसी चाहूं वैसे कुचल दूं, और तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। रिया आगे रूखी आवाज में धमकी देती है, अगर तुम ज्यादा उछलोगे तो मैं तुम्हारा एक अखरोट तोड़ दूंगी। ये सुनकर एमसी का खून चिल्ला पड़ा। वह गुस्से में झपट पड़ा और रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ लगते ही रिया का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। चारों तरफ शोर मच गया। गुलाम हैरान थे, उनकी आंखें फैली सी रह गईं। रिया चीखते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? एमसी बिना घबराए तेज स्वर में जवाब देता है, हाँ, मैंने तुम्हें मारा। एक दलबल को उसकी बदतमीजी और अपमान के लिए थप्पड़ लगता है। रिया की शर्म और गुस्से का मिश्रण देखते ही देखते विस्फोट कर गया। वह झपट कर अपने चाबुक से एमसी पर हमला कर देती है। एमसी ने हल्की चाल से उसका अटैक टाल दिया और तुरंत अपनी सिस्टम विंडो ओपन कर ली। स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन फ्लैश हुई, Q1 अटैक आइडेंटिफाइड, सिस्टम ग्रांट्स प्लस 0.01 स्मार्ट पॉइंट्स फॉर सर्वाइविंग द अटैक। एमसी यह सूचना पढ़कर अंदर ही अंदर उत्साहित हुआ। उसने समझा कि यहाँ का सिस्टम लड़ाइयों इंटरैक्शन को कुछ तरह के पॉइंट्स मजाज स्कोर के रूप में कैलकुलेट कर रहा है। यह देखकर रिया और बाकी लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए, पर एमसी अब थोड़ा शांत था। उसे एहसास हुआ कि हर फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन का यह सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है और कुछ न कुछ स्कोरिंग होती है। एमसी अपने हाथ में ली बंदूक गियर को कसकर पकड़ता है। अब वो समझ गया था कि यह वर्ल्ड सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि एक तरह का गेम सिस्टम भी है। एमसी का चेहरा चमक उठा, मतलब मैं ये सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। वाह, ये तो कमाल है, अब मजा आएगा। उसके मन में खुशी उमड़ने लगी। लेकिन तभी हवा में हलचल हुई। आर्या का छोड़ा हुआ अटैक एक लाल रंग की विशाल चिड़िया के रूप में बदलकर एमसी की तरफ झपट पड़ी। गुलाम चिल्लाए, पीछे देखो, तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है। एमसी ने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल रेड बर्ड उस पर टूट रही थी। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। एमसी जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़े फट चुके थे। खून से खांसते हुए वह मुश्किल से उठ पाया। उसी वक्त उसकी नोटिफिकेशन विंडो खुली। इन्फॉर्मेशन अनलॉक, RIA, एज 60 ईयर्स, हाइट 175 सेंटीमीटर, छी लेवल, एडवांस्ड टियर, स्टेटस हॉस्टाइल। साथ ही सिस्टम ने मैसेज दिखाया, क्यू अब्जॉर्प्शन डिटेक्टेड, यू कैन अब्जॉर्ब ओनली अ फिक्स पोर्शन, एक्सेस की विल डैमेज योर बॉडी। एमसी हांफते हुए सोचता है, मतलब मैं सिर्फ कुछ हद तक अब्सॉर्ब कर सकता हूँ, बाकी एनर्जी मेरे शरीर पर असर डालेगी। वह बैठा हुआ अपने अंदर उठती ताकत को महसूस कर ही रहा था कि तभी रिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। रिया ने एमसी को जीवित और लगभग स्थिर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। हैरानी और गुस्से का मिलाजुला भाव चेहरे पर उभर आया। वह झुककर उसकी ओर देखती हुई बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी इतनी पावरफुल एनर्जी, मेरा सबसे घातक अटैक, और तुम अब भी जिंदा हो। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जोड़ दिया, तुम सच में बहुत मजबूत लगते हो। रिया गुस्से से एमसी की ओर देखती है और
ताना मारते हुए कहती है, ओ छोटू नूनू वाले, हाँ तुझमें तो कुछ भी खास नहीं। ये सुनते ही एमसी का चेहरा सख्त हो जाता है। अंदर ही अंदर वह गुस्से से बुदबुदाता है, क्या इसने मुझे छोटा कहा? मुझसे ऐसा कैसे कह सकती है ये औरत? गुस्से से भरी आंखों से वह रिया को घूरने लगता है। तभी रिया उसके बाल पकड़ लेती है और चिल्लाती है, क्या तुमने मेरा मजाक उड़ाया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई इंपॉर्टेंट इंसान हो? ये मत सोचो कि कोई बड़ा आकर तुम्हें बचा लेगा। यहाँ तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो। रिया की तलवार हवा में चमक उठती है और अगले ही पल वह एमसी की गर्दन की ओर वार करने के लिए बढ़ाती है। भूल जाओ, तुम भी बस एक आम गुलाम हो और अभी मर जाओगे। इतना कहकर वह तलवार उठाती है और वार करने के लिए आगे बढ़ती है। सारे मजदूर कांप जाते हैं, लेकिन तभी एमसी की आंखें बदल जाती हैं। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा कॉन्फिडेंस झलकता है। रिया के सामने अचानक एक गन आ जाती है। रिया हैरान रह जाती है और मजदूरों के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी चमक दिखती है। गन ताने खड़ा एमसी ठंडी आवाज में कहता है, मैं यहाँ किसी की गुलामी करने नहीं आया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बस एक खिलौना हूँ तो तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हारा हर अटैक मेरे लिए पॉइंट्स है और मैं उसे अब्सॉर्ब कर रहा हूँ। अब तुम सोच लो असली शिकार कौन है। रिया दंग रह जाती है। तभी एमसी ट्रिगर दबा देता है। ढाई गोली चलने की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठता है। आसपास बैठे सारे पक्षी उड़ जाते हैं और मजदूर एमसी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें क्वीन दिखाई देती है जो अपने चैम्बर में बैठकर डॉक्यूमेंट देख रही होती है। नीचे खड़ी उसकी सबॉर्डिनेट कहती है, देवी आपकी अनुपस्थिति में बुजुर्गों ने आपकी सारी फाइलें तैयार कर दी हैं और हाँ, जहाज पर वो नया लड़का एमसी उसने सबको चौंका दिया है। क्वीन से कहती है, देवी मुझे आपको एक और बात बतानी थी। उस अज्ञात आदमी के बारे में जानने के लिए हमने उसे लीडिंग टोंग भेजा था। अगर आपने उसके साथ जो एनर्जी ली थी उसके बारे में भी कुछ पता चल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा और हम बुजुर्गों को भी बता पाएंगे। ये सुनकर क्वीन अवनी की बातों को चुपचाप सुनती रहती है और कुछ नहीं बोलती। तभी क्वीन अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट को जोर से तोड़ देती है। उसकी इस हरकत से अवनी डर जाती है। उसी वक्त क्वीन के अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है। क्वीन अपने मुंह पर हाथ रखती हुई अवनी से कहती है, चुप रहो और कुछ मत बोलो। अचानक वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जो पास के एक नेता की बिल्डिंग के अंदर से आता है। उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ी कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, लगता है फिर से नेता का सिंबल टूट गया है। इसके बाद अचानक हम रिया को देखते हैं। उस आवाज को सुनकर रिया थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाती है और मन ही मन सोचने लगती है, क्या यह फिर से हुआ? क्या फिर से वो चीज टूट गई? उसी वक्त रिया के पास का पेंडेंट टूट जाता है। उसे टूटते हुए देखकर रिया कहती है, जब पेंडेंट को यूज करने वाला आदमी मर जाता है तो पेंडेंट जिस व्यक्ति के पास होता है उसे चेतावनी देने के लिए यह टूट जाता है। 9 लोगों पर अधिकार करने के लिए क्वीन को बधाई हो। जब अवनी ऐसा कहकर रुकती है तो उसी वक्त क्वीन अवनी से कहती है, क्या तुम जानती हो मैंने उस आदमी को अकेले ही क्यों छोड़ा? क्योंकि वह आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। यही उसको इतना डेंजरस बनाता था कि जिसकी वो खुद पहचान भी नहीं कर सकता। क्वीन और मैं उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी और वह कोई और नहीं बल्कि एमसी ही था। तभी अचानक उनके बीच में एक बहुत जोरदार आवाज गूंजी। वह आवाज बिल्डिंग के भीतर से आ रही थी, वही बिल्डिंग जहां जन नेता का घर था। आवाज सुनकर क्वीन और मैं दोनों हैरान रह गईं। क्वीन और मैं तुरंत उस घटना की जांच करने के लिए बिल्डिंग के पूरे होलोग्राफिक इमेज को सर्फ करने चल दी। होलोग्राफिक देखते हुए क्वीन ने मी से पूछा, यहाँ क्या हुआ? मी ने जवाब दिया, हमारे मेन स्टूडेंट में से एक सामने के गेट पर मई मारा गया है। क्वीन तुरंत बोली, हमारे इनर गेट के किस विभाग से? मई ने कहा, लूदिंग टोंग विभाग से। इसी समय हमें दिखाई देता है कि एमसी के सामने LINA की डेड बॉडी गिरती है। जैसे ही LINA की डेड बॉडी जमीन पर पड़ती है उसके साथ आई लड़कियां कांपने लगती हैं और एक लड़की चीख कर बोलती है, सिस्टर वह मर गई। हाँ, ओ माय गॉड। एमसी अपनी आंखों के सामने पड़ी उस डेड बॉडी को देखकर भीतर ही भीतर सोचता है, क्या सिस्टम का असर दिमाग पर भी होता है? मैं इतना शांत कैसे रह रहा हूँ? अभी अभी मैंने किसी को मार दिया, फिर भी मैं पैनिक महसूस नहीं कर रहा। एमसी यही सब सोचते सोचते खड़ा था कि तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल जाती है। एमसी की सिस्टम विंडो उस लीना की बॉडी को स्कैन करने लगती है। जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट होती है एमसी को एक नोटिफिकेशन मिलता है, स्कैनिंग कंप्लीट, बायोलॉजिकल ह्यूमनॉइड स्पीसीज डिटेक्टेड, सैंपल इज बीइंग कलेक्टेड। सिस्टम उसे बताता है कि इस प्राणी के अंदर एक विशेष जैविक ऊर्जा है जिसकी वैल्यू 1 है। ये एनर्जी अब यूज की जा सकती है। जैसे ही एमसी उस ऑप्शन पर क्लिक करता है उसकी हेल्थ धीरे धीरे
धीरे रिकवर होने लगती है। लीना की बॉडी से निकली सारी एनर्जी ऑब्जॉर्ब होकर एमसी के शरीर में चली जाती है। रिकवर होने के बाद एमसी मन में सोचने लगता है, अगर मैं इस प्लैनेट पर किसी को किल करता हूं तो मेरी खोई हुई एनर्जी तुरंत रिकवर हो जाती है। लगता है कि यह सिस्टम चाहता है कि मैं इस दुनिया के हर इंसान का सैंपल लूं और उनकी जानकारी सिस्टम में अपलोड करूं। इस प्रोसेस के बाद एमसी के सिस्टम में एक नया लेवल अनलॉक हो जाता है, यूआई लेवल 2। इसमें वेपन सिस्टम अनलॉक होता है और एमसी को आर्मर, वॉरियर ग्रेड मिलिट्री कैप और एडवांस्ड गैजेट्स मिल जाते हैं। अब वह आसानी से अटैक और डिफेंस दोनों कर सकता है। इसी बीच एक कमरे से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और सीधा एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबसे आगे चल रही शख्सियत एक लेडी होती है। उसे देखते ही एमएससी मुस्कुराता है और कहता है, ओ सो वी मीट अगेन लेडी। सच कहूं तो मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जैसे ही मेलिंग सामने आकर खड़ी होती है, उसके पीछे खड़ी दो लड़कियां एमसी की तरफ उंगली उठाती हैं। उनमें से एक लड़की चिल्लाती है, सीनियर सिस्टर जल्दी कीजिए और इस गुलाम को अरेस्ट कर लीजिए, इसने बिग सिस्टर लीना को किल कर दिया है। यह सुनकर मेलिंग के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह अपने विप से उन दोनों लड़कियों के गाल पर वार करती है और ठंडी आवाज में कहती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझे मेरा काम सिखाओगे? क्या अब मुझे तुमसे सीखना होगा कि मैं अपना काम कैसे करूं? चोट खाने के बावजूद उनमें से एक लड़की हिम्मत जुटाकर कहती है, सीनियर सिस्टर लीना एल्डर रेड की बेटी थी। अगर उन्हें पता चल गया तो वह हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या आप इस मर्डर को सबसे छुपाना चाहती हैं? यह सुनकर मेलिंग हंसती है और जवाब देती है, एल्डर रेड की बेटी? मुझे बताओ, जो लड़की एक नॉर्मल इंसान तक को नहीं मार सकी, वो किसी काम की है क्या? वो तो पूरी तरह कचरा है, बेकार। मेलिंग एमसी की तरफ मुड़कर कहती है, और तुम मुझे ऐसे टुक टुक क्यों देख रहे हो? जो मिस्टेक तुमने की, क्या तुम्हें पता है? तुम यहाँ आकर हमारे सेक्ट के कुछ लोगों को मार चुके हो, और वो भी अपने सीक्रेट वेपन से। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा? मैं लुडिंग हॉल से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मेलिंग की बात सुनकर एमसी बहुत शांत रहते हुए जवाब देता है, अगर तुम रूल्स की बात कर रही हो तो मैं बता दूं, रूल्स में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि मैं अपनी डिफेंस नहीं कर सकता और काउंटर अटैक नहीं कर सकता। क्या यह सही नहीं है? मैं सही बोल रहा हूं ना? एमएससी आगे कहता है, मुझे लगा था कि यहाँ शक्ति को सबसे ऊंचा माना जाता है। मैंने उसे मारना नहीं चाहा था, बस थोड़ा सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वह मेरी जान लेना चाहती थी। पर मुझे नहीं पता था कि वह इतनी आसानी से मर जाएगी। एमसी की बातें सुनकर मेलिंग इम्प्रेस्ड होती है। वह मुस्कुराकर कहती है, तेरे तेवर तेज हैं और तेरी टंग भी बहुत तेज चलती है, मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम एल्डर रेड से बच गए तो मैं तुम्हें अपने हॉल में एंट्री दिलवा दूंगी और अच्छी ट्रेनिंग भी दूंगी। इतना कहकर मेलिंग चुप हो जाती है। उसी वक्त अचानक एक टाइगर बहुत तेजी से एमसी पर अटैक के लिए झपटता है। एमसी उस टाइगर को देखकर थोड़ा हैरान होता है। उसी क्षण आसमान की तरफ कैमरा उठता है और हम एल्डर रेड को देखते हैं, जो किसी पेडेस्टल पर खड़ी है। एल्डर रेड तलवार लिए अपनी बेबी की रक्षा करने के लिए छलांग लगाती है। एल्डर होंग अपनी बेटी की बॉडी के सामने जाकर खड़ी हो जाती। बेटी की लाश को देखकर उनकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठती है। उनकी आंखें लाल सी लगती हैं। वो चिल्लाती हैं, किसने यह सब किया? किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को मारने की? एल्डर होंग के शब्दों के साथ ही उनके भीतर से एक बहुत पावरफुल ऑरा प्रेशर निकलता है। उस पावर को देखकर मेलिंग मन ही मन सोचती है, इतना पावरफुल प्रेशर, आज एमसी की हालत ठीक नहीं रहेगी। एल्डर होंग का ऑरा डिटेक्ट होते ही एमसी की नोटिफिकेशन विंडो पर सूचना आती है, ऑरा डिटेक्टेड, अब्सॉर्बेबल अमाउंट 0.01 पॉइंट्स। मैसेज पढ़कर पता चलता है कि अभी के लिए एमसी इस ऑरा का कोई खास असर सहन नहीं कर पाएगा, सिर्फ 0.01 ही अब्सॉर्ब कर सकता है। बावजूद इसके एमसी स्थिर और डटकर एल्डर होंग के सामने खड़ा रहता है। एल्डर होंग एमसी की तरफ घूरकर पूछती हैं, क्या इस लड़के ने ही मेरी बेटी को मारा? उस सवाल पर जो दो लड़कियां वहां थीं, वे कुछ कहने की कोशिश करती हैं, पर उससे पहले ही एमसी खुद बोलता है, हाँ, मैंने आपकी बेटी को मारा, वह आत्मरक्षा में हुई। अब बताइए, आप क्या करना चाहती हैं? एमसी की यह बात सुनते ही एल्डर होंग गुस्से से तलवार उठाती हैं और भाव जताती हैं, तुम भी मरो। और फिर एल्डर होंग तलवार फेंक देती हैं। तलवार की शीयर फोर्स से एमसी पीछे धकेलता है और एक बड्ढी दीवार से टकरा जाता है। जोरदार धमाका होता है। धमाका खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि एमसी की कंधे पर तलवार धंसी हुई है। एमसी ने अपने एक हाथ से तलवार को पकड़े रखा है ताकि वह और अंदर न चले। एल्डर होंग यह देखकर हैरान हो जाती है कि एमसी अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ मेलिंग भी एमसी को खड़ा देख दंग रह जाती है। एमसी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसके कपड़े फट चुके थे और अंदर से उसकी ब्लड प्रूफ जैकेट साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही एमसी खड़ा होता है, उसके सामने नोटिफिकेशन विंडो खुलती है, हेल्थ रिमेनिंग
वार्निंग 25 से 50, आर्मर ड्यूरेबिलिटी एक्टिव। ये देखकर एमसी मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ मैंने पहले ही आर्मर पहन लिया था और अपनी हेल्थ रिकवर कर ली थी, वरना तो अभी तक मैं मर चुका होता। वहीं एल्डर होंग अपनी तलवार को दोबारा अपनी ओर खींच लेती हैं और खुद से बड़बड़ाती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा यह छोटा बच्चा अब तक जिंदा है। उसी वक्त उनके पास खड़ी एक लड़की कहती है, एल्डर होंग आप उस लड़के से सावधान रहें, उसके पास एक मैजिकल वेपन है जो किसी पर भी हमला कर सकता है। उस लड़की की बात सुनकर एल्डर होंग तुरंत एक और पावरफुल अटैक एमसी की ओर छोड़ देती हैं। जैसे ही अटैक एमसी तक पहुंचने वाला होता है वहां अचानक बहुत सारा धुआं भर जाता है। मेलिंग भी एमसी को ठीक से नहीं देख पाती। तभी धुएं के बीच से हमें एक रोलर डिवाइस दिखाई देता है जिससे लगातार स्मोक निकल रहा था। यहाँ पता चलता है कि एमसी ने स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। धुएं के भीतर एमसी की ताकत और एजिलिटी और भी बढ़ गई थी। अब एमसी अपने नेक्स्ट मूव के लिए तैयार था। एमसी तेजी से एल्डर होंग के पास पहुंचता है और एक साथ 3-4 गोलियां चला देता है, लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर होंग ने एमसी की सारी गोलियां बहुत ही आसानी से रोक दी। एमसी यह देखकर हैरान रह जाता है, एल्डर होंग इतनी तेजी से गोलियों की स्पीड को भी मैच कर पा रही हैं। एमसी कुछ पल के लिए स्टन्ड रह जाता है। एल्डर होंग ने एमसी से कहा, ए लड़के, तुमने आज अपनी मौत को दावत दी है, दिखाओ तो कि तुम क्या कर सकते हो। अपने सारे बचने के तरीके इस्तेमाल करो वरना आज तुम मरने वाले हो। एमसी ने तुरंत एक फ्लैश बॉम्ब निकाली, उसकी पिन बाहर निकाली और एल्डर होंग की तरफ फेंक दी। एल्डर होंग ने फ्लैश बॉम्ब आते देख उसे देखा। जैसे ही फ्लैश बॉम्ब उसके पास फटा, थोड़ी देर के लिए एल्डर होंग बिल्कुल ब्लाइंड हो गई। जैसे ही एल्डर होंग को हल्का हल्का सा दिखने लगता है, वह देखती हैं कि एमसी अपनी बंदूक उनके सिर पर टिकाए खड़ा है। एल्डर होंग कुछ समझ पाती उससे पहले ही एमसी ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधे उनके सिर पर चला देता है। दूर से मेलिंग यह सब देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उसी वक्त एमसी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस गोली का एल्डर होंग पर कोई असर नहीं पड़ा। एल्डर होंग बिल्कुल ठीक थी, बस जहां गोली लगी थी वहां से हल्का सा धुआं निकल रहा था। फिर अचानक एल्डर होंग की पूरी बॉडी गोल्डन हो जाती है। एल्डर होंग गुस्से से एमसी से कहती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी इस छोटी सी चीज में इतनी पावर है। इसी वजह से मुझे अपनी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही एल्डर होंग के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। वह जोर से चिल्लाती है और एनर्जी इतनी तेज होती है कि चारों तरफ आग लग जाती है। उस आग और एनर्जी के इम्पैक्ट से एमसी पीछे जा गिरता है, दीवार से टकराता है और जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। एमसी के मुंह से खून निकलने लगता है और वह दर्द से छटपटाने लगता है। इसी बीच एल्डर होंग अपने हाथों में एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बना लेती हैं और गुस्से से चिल्लाती हैं, अब तुम मरने वाले हो, इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अब मैं तुम्हें सिर्फ नरक तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। जैसे ही एमसी अपनी आंखों के सामने उस एनर्जी बॉल को आते देखता है, वह भीतर से चीखता है, हे माँ, हे भगवान, हे डियर माँ, मैंने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कैसे चढ़ाया? मेरा दिमाग खराब था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे वह एनर्जी बॉल एमसी के पास आती जाती है, उसका दिमाग घबराने लगता है। उसी वक्त अचानक उसके सामने एक शील्ड प्रकट होता है और उस शील्ड की वजह से एमसी पर होने वाला हमला रुक जाता है। यह देखकर एल्डर होंग जोर से चिल्लाती हैं, आखिरकार मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है? एल्डर होंग आगे देखकर पूछती हैं, क्या तुम मेई हो? एमसी अपनी छाती पर छिपाकर एक हल्की मुस्कान देता है और कहता है, आउच, इसका मतलब मैं अभी जिंदा हूँ। तभी मैं चिल्लाती हूँ, एल्डर होंग, आपको इसे मारने से रोकने के लिए क्वीन ने मुझे भेजा है, आप इसे नहीं छू सकती। एल्डर होंग ये सुनकर खींच उठती हैं और चिल्लाकर मेई से कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? क्या तुम हमारे लीडर के आदेश का अवहेलना करना चाहती हो? जब तक मैं हूँ तुम इस लड़की को नहीं छू सकती, समझी? मेई की यह बात एल्डर होंग को और चिढ़ाती है। वह तेज रफ्तार से मेई पर हमला करने लगती है और कहती हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो। एल्डर होंग तेजी से मेई की तरफ बढ़ती है। उसके पीछे से उठती हुई आग की चमक सीधी मेई पर गिरती है। मेई पूरे जोर से एल्डर होंग के अटैक को रोकने के लिए अपनी फुल फोर्स लगाती है और दोनों की ताकत आपस में टकरा जाती है। टकराव से इतना जबरदस्त धमाका होता है कि चारों तरफ उसकी आवाज गूंज उठती है। इसके बाद एल्डर होंग और मेई आसमान में जबरदस्त लड़ाई शुरू कर देती हैं। इस लड़ाई को देखकर एमसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या ऐसे होती है अमर लोगों की लड़ाई? हे भगवान, कितनी भयानक है। जब एमसी का ध्यान इस फाइट पर था, उसी समय एल्डर होंग एक सीटी बजाती है। सीटी बजते ही व्हाइट टाइगर अचानक एमसी पर हमला करने के लिए
छलांग लगा देता है। टाइगर को देखकर एमसी डर जाता है और उसकी दहाड़ से पूरा मैदान हिल उठता है। टाइगर का पंजा सीधे एमसी पर लगता है और वह दूर जाकर गिर पड़ता है। यह देखकर मेई हैरान हो जाती है और एमसी को बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागती है, लेकिन एल्डर होंग यह देख लेती है और मेई के सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो? तुमसे किसने कहा यहाँ से जाने को? मेई सामने रुक जाती है और एल्डर होंग उसकी आंखों में गुस्से से देखती है। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर को देखते हैं। एमसी उसकी तरफ एक फ्लैश बॉम्ब फेंकता है। फ्लैश बॉम्ब को देखकर व्हाइट टाइगर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल फ्लैश बॉम्ब उसके सामने फट जाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका देखकर एमसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि व्हाइट टाइगर उस धमाके से मरा नहीं था, बल्कि वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता। उसकी आंखों से खौफनाक चमक निकल रही थी और वह बहुत भयानक तरीके से एमसी को घूर रहा था। व्हाइट टाइगर गुस्से से दहाड़ता है और पंजे से एमसी पर अटैक कर देता है। अटैक की वजह से एमसी दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। खून पहुंचते हुए एमसी जल्दी से अपना स्टेटस विंडो खोलता है। वहां उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। यह उसका आखिरी ग्रेनेड है जो वह खरीद सकता है। अब उसके पास पर्याप्त स्किल पॉइंट्स नहीं बचे थे, मतलब यह उसका आखिरी मौका है व्हाइट टाइगर को हराने का। एमसी यह सोचते हुए मुस्कुराता है और व्हाइट टाइगर की तरफ देखते हुए कहता है, ओए बिल्ले, तू बस एक बिल्ली है, तू मुझे ऐसे नहीं मार सकता। चल दिखा कैसे मारेगा मुझे, मैं अभी जिंदा हूँ। इतना कहकर एमसी धीरे धीरे खड़ा होता है और व्हाइट टाइगर को उंगली दिखाकर चिढ़ाते हुए कहता है, हे बेबी, इधर आओ, मैं तो यहाँ हूँ, आ जाओ मेरी प्यारी बिल्ली। एमसी की यह बातें सुनकर व्हाइट टाइगर हैरान हो जाता है कि यह लड़का पागल है या बेवकूफ, लेकिन अगले ही पल व्हाइट टाइगर गुस्से में दहाड़ता है और पूरी ताकत से एमसी पर छलांग लगा देता है। छलांग की टक्कर से एमसी नीचे गिर जाता है और व्हाइट टाइगर उस पर पूरे गुस्से के साथ टूट पड़ता है। व्हाइट टाइगर गुस्से में एमसी पर झपटता है और उसका पूरा हाथ अपने मुंह में दबा लेता है। अगले ही पल वह दहाड़ते हुए एमसी का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। आसपास खड़े लोग यह नजारा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उनकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमसी दर्द से कराहते हुए अपने कटे हुए हाथ को रोकने के लिए दूसरे हाथ से जख्म को दबाता है। थोड़ी देर तक दर्द सहने की कोशिश करता है, फिर अचानक हंस पड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ओ बेबी, तुम्हें मेरा हाथ इतना पसंद आया कि पूरा खा गई। क्या और भी चाहिए स्वादिष्ट चीजें? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक हाथ और बचा है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब तुम मरो और अपने 3 सिर वाले बागड़ बिल्ले के पास जाकर शिकायत करना, उसने मुझे दूसरा हाथ नहीं दिया। टाटा, बाय बाय। इतना कहकर एमसी जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ एल्डर होंग यह देखकर चीख उठती है, नहीं, मेरा व्हाइट टाइगर। तभी अचानक व्हाइट टाइगर के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है। उसके मुंह से लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और अगले ही पल धड़ाम, व्हाइट टाइगर पूरी तरह एमसी के सामने फट जाता है। उसका खून और मांस चारों तरफ बिखर जाता है। व्हाइट टाइगर की मौत के बाद एमसी के सामने उसका स्टेटस विंडो अपने आप खुल जाता है और व्हाइट टाइगर को स्कैन करने लगता है। नोटिफिकेशन आता है, स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट, सैंपल कलेक्टेड, नई जैविक ऊर्जा मिली है 1%। इसके बाद सिस्टम बताता है कि व्हाइट टाइगर के सैंपल से मिली 1% एनर्जी एमसी को रिवॉर्ड के रूप में दी जा रही है। जैसे ही एमसी यह नोटिफिकेशन पढ़ता है, उसका कटा हुआ हाथ धीरे धीरे अपने आप रीजनरेट होने लगता है। एमसी का हाथ धीरे धीरे पूरी तरह से रीजनरेट होकर बिल्कुल नया हो जाता है। यह देखकर एमसी के मन में साफ हो जाता है, मतलब जब भी मैं किसी इंसान या किसी एलियन को किल करूंगा तो रिवॉर्ड के रूप में जो एनर्जी मिलेगी उससे मैं अपने शरीर के कटे हुए अंगों को फिर से ग्रो कर सकता हूँ। यानी जब तक सिस्टम मेरे साथ है मैं मौत से भी बच सकता हूँ।